हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है 7QC टूल। और ये 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो इससे पहले कि अभी बहुत सारे वीडियोज़ हमारे आने हैं और आपको सही टाइम पे आपको तक पहुंच सके, मिल सके, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि टाइम टू टाइम पहुँचे। तो आज हम देखेंगे 7QC टूल। तो फ्रेंड, इसको सब्सक्राइब करने का एक ख़ास रीज़न है कि आप जितने भी जानते हैं 7QC टूल में जितने भी आगे ये पॉइंट है, हमारा ये पॉइंट है कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, फ्लो चार्ट, पैरेटो एनालिसिस, कंट्रोल चार्ट, एस्केलेटर डायग्राम, हिस्टोग्राम, ये सारे हमारे एक्सेल में बनते हैं। और ऐसे हम तो यहाँ पे थ्योरेटिकल उसकी नॉलेज ले लेते हैं, जान लेते हैं, बट एक्चुअल में हमें ये परफॉर्म जो करते हैं एक्सेल पे करते हैं। और हमारे कंपनी में जितने भी डाटा कलेक्ट करके फिर इसको एक्सेल में हर एक चीज़ को दिखाते हैं, पैरेटो चार्ट को, कंट्रोल चार्ट को, एस्केलेटर डायग्राम को, हिस्टोग्राम को। तो इन सारे का बहुत जल्द हम एक्सेल पे लाइव वीडियो बना के हम अपलोड करने वाले, ताकि वहाँ से आसानी होगी आपको कि कैसे करते हैं। और इनको, ये जितने भी टूल्स हैं, ये हर कंपनी में मोस्टली फॉलो होते हैं। इसलिए फ्रेंड, सब्सक्राइब जरूर कर लें और बहुत ही जल्द इन सारे पे वीडियोज़ हम डाल रहे हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा 7QC टूल क्या होता है? 7QC टूल आर द बेसिक कंट्रोल टूल होता है विच आर हेल्प्स टू सॉल्विंग क्वालिटी प्रॉब्लम थ्रू डाटा कलेक्शन। यह 7 क्वालिटी कंट्रोल, ये बेसिक क्वालिटी कंट्रोल टूल है जो कि डाटा के कलेक्शन के हिसाब से उसके बेसिस पे हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और रेपिडली आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड देयर एरिया वेयर द प्रॉब्लम जनरेटेड। और ये प्रॉब्लम को बहुत जल्द आइडेंटिफाई कर लेता है और किस जगह पे ये जनरेट हो रहा है और उसके पोटेंशियल कॉज क्या होंगे एंड देयर पोटेंशियल कॉज, उसके पोटेंशियल कॉज को भी जल्द से जल्द पता लगाते हैं। ओके, ये हमारे 7QC टूल होते हैं। चेकशीट होता है, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम होता है, फॉलो चार्ट होता है, पैरेटो एनालिसिस होता है, कंट्रोल चार्ट, एस्केलेटर डायग्राम और हिस्टोग्राम। चलिए एक एक करके इसके बारे में जानते हैं। ये चेकशीट क्या होता है? ये चेकशीट सिंपल डाटा होता है, एक फॉर्मेट होता है जिसको हम फॉर्मेट वाइज बना लेते हैं या फॉर्मेट में बना लेते हैं, शिफ्ट वाइज बना लेते हैं, ताकि कोई भी पार्ट में कभी भी कोई भी दिक्कत आए तो उसको उसी टाइम, उसी शिफ्ट में या फिर उसी डे में हम अपना फॉर्मेट किस हिसाब से बना रहे हैं, शिफ्ट वाइज, डे वाइज, जैसे भी जिसमें जो प्रॉब्लम आ रही है हम उसे नोट करते जाते हैं। इससे क्या बेनिफिट है कि ये सीक्वेंस वाइज हम इसके ऑर्डर वाइज जो प्रॉब्लम पहले आ रही है, किस स्टेज पे आ रही है, इन सारी चीज़ों को हम एंट्री करते जाते हैं, ताकि ईजी होता है हमें सोर्स ऑफ प्रॉब्लम को डिफाइन करने में। ठीक है, जैसे चेकशीट इज ए सिंपल डॉक्यूमेंट दैट इज यूज टू कलेक्टिंग डाटा इन रियल टाइम एट लोकेशन वेयर डिफेक्ट इज जनरेटेड। मतलब सही टाइम पे जहाँ पे डिफेक्ट जनरेट हो रहा है उस चेकशीट में हम एंट्री कर लेते हैं, डाटा को स्टोर कर लेते हैं। ये हमारा चेकशीट होता है। चेकशीट हमारे इस तरह की होती है। ये चेकशीट हमें डेट वाइज, पर डे वाइज बना सकते हैं। इसमें जो जो पार्ट होते हैं, जो प्रॉब्लम होते हैं, इन सब में नोटेड डाउन कर लेते हैं। अब ये कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, ये क्या होता है? इसे हम इशिकावा डायग्राम भी बोलते हैं, फिशबोन डायग्राम भी बोलते हैं। ये हमारे जो प्रॉब्लम होते हैं उनके रिलेशनशिप को दिखाता है। जैसे मेन कॉज हैं, फिर उसके क्या सब कॉजेज हैं, या फिर उसके सेकेंडरी कॉजेज क्या है, टर्सरी कॉजेज क्या हैं, इनके ऊपर ये डिवाइड करता है। उसके पोटेंशियल कॉज तक पहुंच जाते हैं। जैसे हम पोटेंशियल कॉज पे पहुंचते हैं, फिर हम रूट एनालिसिस कर लेते हैं, तो रूट कॉज निकाल लेते हैं कि ये क्या दिक्कत हुई। ये इस तरह के होते हैं। ये फोरम के बेस पे भी होते हैं और आपकी ये पीपल प्रोसेस उसी हिसाब से, इधर आप देख रहे हैं कि इधर इफेक्ट होता है, क्या प्रॉब्लम है उसे डिफाइन करते हैं, फिर उसके कॉजेज को जानते हैं। यहाँ पे हम प्रॉब्लम को लिखते हैं, फिर उसके कॉजेज लिखते हैं। जैसे कि पीपल में क्या है तो इसके प्राइमरी कॉजेज, सेकेंडरी कॉजेज, ऐसे हम निकालते जाते हैं। अगर प्रोसेस में है तो उसके प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कॉजेज क्या क्या हैं, वैसे हम निकालते जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा
कॉजेज एनालिसिस है, कॉज इफेक्ट डायग्राम या फिर इशिकावा डायग्राम या फिशबोन डायग्राम बोल सकते हैं। और ये हम बेस्ट एक्सप्लेन देखेंगे अपने अगले वीडियो, जब इसको इशिकावा हम बना के दिखाएंगे एक लाइव, किसी भी अगर या एडी फॉर्मेट बनाते हैं या फिर कोई भी हम उस पर कापा वगैरह पे बनाएंगे तो ये रूट कॉज बहुत ज़्यादा ही हेल्प करता है हमें। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम कैसे बनाते हैं हम आई होप कोशिश करेंगे कि आपको दिखा सकें। अब हमारा फॉलो चार्ट, जैसे हमारा पीएफडी होता है, प्रोसेस फॉलो डायग्राम, ये वैसे ही हमारा होता है, जो कि हमारे कोई भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए जितने भी प्रोसेस लग रहे हैं या फिर ऑपरेशन लग रहे हैं उस सबको सीक्वेंस में दिखाना, ये हमारा फॉलो चार्ट होता है। ये प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप एक किसी बॉक्स, वो अलग अलग शेप के कौन कौन शेप में और शेप डिफाइन करते हैं कि किस प्रोसेस को दिखा रहा है, किस चीज़ को दिखा रहा है। ये हम लोग बॉक्स शेप के मदद से, हेल्प से हम डाटा को कनेक्ट कर रो को कनेक्ट करते हैं और उसके प्रोसेस को कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है ये हम दिखाते हैं। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं ये ऊपर वाला ब्लॉक है हमारा, स्टार्ट एंड एंड के लिए हम इसको यूज करते हैं, ये ऊपर वाला। और ये प्रोसेस डाटा कैलकुलेशन के लिए ऐसा बॉक्स यूज करते हैं, डिसीजन के लिए ऐसे इन्वर्टेड रेक्टेंगल का यूज करते हैं। और ये हमारा इस टाइप का शेप होता है जो इनपुट आउटपुट डाटा के लिए, और ये डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्ट के लिए करते हैं। इस तरह के ये सारे डॉक्यूमेंटेशन यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारा था फॉलो चार्ट। अब देखते हैं अगला, पैरेटो एनालिसिस। ये बहुत ही वाइडली यूज होता है, बाकी किसी कंपनी में और कुछ हो या ना हो, ये हमने अपनी कॉमनली मैंने हर कंपनी में देखा है पैरेटो एनालिसिस को। ये बहुत सारे कंपनी में मंथली डिफेक्ट को कलेक्ट करके मंथली एनालाइज करते हैं, फिर उस पर जैसे कि अलग अलग जो हमारा कस्टमर रिक्वायरमेंट होता है उसके हिसाब से हम शो करते हैं। तो जैसे हमारे कंपनी में ये कि हर मंथली इसको परफॉर्म करते हैं हम, एक महीने सारे डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर मंथली तो उसको देखते हैं कि कौन से टॉप डिफेक्ट गई है, टॉप कंट्रीब्यूटर गई है। फिर उसके बाद हम देखते हैं जो 80% कॉज को डिफेक्ट को जनरेट कर रहे हैं उस पर हम रूट कॉज एनालिसिस भी करते हैं। वो जो 80% में जो हमारे डिफेक्ट आते हैं उसे वाइटल फ्यू बोलते हैं। इसको हम जब पैरेटो एनालिसिस को एक्सेल पे दिखाएंगे वहाँ से आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगी। इसे 80-20 रूल भी कहते हैं। ठीक है, और ये वाइडली यूज बहुत ही ज़्यादा कंपनी में यूज होता है, मोस्टली कंपनी में ये यूज होता है। इस तरह का होता है। ये तो फ़िलहाल आपका रॉ मटेरियल क्या आया, कितने आया, उसके हिसाब से हम डिफेक्ट वाइज भी इसे बनाते हैं मोस्टली, कि कॉट ये जैसे कि हाई दिखा रहा तो कौन सा हमारा टॉप डिफेक्ट किस पार्ट में गया था, किस पार्ट में डिफेक्ट का नाम भी हो जाता है। पार्ट वाइज भी हम बनाते हैं, डिफेक्ट वाइज भी पैरेटो बनाते हैं। इसको हम वाइडली समझाएंगे आपको एक्सेल में जब बना के दिखाएंगे। आई होप आप लोग को समझ आ जाएगा। अब एक कंट्रोल चार्ट, ये क्या करता है, ये ग्राफ की मदद से हमें ये दिखाता है कि हमारा जो प्रोसेस में वेरिएशन है वो कितना हो रहा है, वो क्या हमारे कंट्रोल लिमिट से अपर जा रहा है, लोअर जा रहा है या फिर अंदर ही है, इस चीज़ को दिखाता है। इसमें एक सेंटर लाइन होता है और अपर कंट्रोल लिमिट दिया होता है और नीचे लोअर कंट्रोल लिमिट दिया जाता है, और उसके प्रोसेस को हम वेरिएशन को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, इस तरह का दिया होता है जैसे आप लोग देख रहे हैं। ये हमारा अपर कंट्रोल लिमिट, ये लोअर कंट्रोल लिमिट, ये सेंटर लाइन है। इसमें से वैसे ही मानते हैं कि हमारा जब कोई प्रोसेस ओवर चला जाता है तो ऊपर में कंट्रोल लिमिट से जो हमारा अगर कोई ऑब्जर्वेशन ऊपर आ रही है तो हम समझते हैं कि हमारा कंट्रोल जो है आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, या फिर नीचे आ जाती है लोअर कंट्रोल। इस तरह के प्रॉब्लम को हम इसमें वेरिएशन के हिसाब से, इस लिमिट के हिसाब से हम इजीली समझ लेते हैं कि हमारे प्रोसेस में कितना वेरिएशन है। ठीक है, इसका वीडियो हम बहुत जल्द अपलोड करेंगे। स्कैटर डायग्राम, ये हमारा क्या होता है, ये कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन को दिखाता है।
जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने एक दो एग्जांपल यहाँ पे लिया है। मिनिमम इसके लिए जो नंबर ऑफ़ डाटा होता है, मिनिमम नंबर ऑफ़ डाटा 30 होना चाहिए। और ये 2 वेरिएबल्स किस लाइक, जैसे कि मानते हैं कि हमारी कंपनी में सप्लाई ज़्यादा देना है, तो सप्लाई ज़्यादा देना है तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा करना पड़ेगा। तो अगर हमारा मान लेते हैं कि सप्लाई ज़्यादा हो रही है, प्रोडक्शन हम कम दे रहे हैं, और किसी केस में हो रहा है कि हम प्रोडक्शन ज़्यादा दे रहे हैं, सप्लाई कम हो रही है। इस तरह के रिलेशन को पॉइंट के थ्रू दिखाया जाता है। जैसे आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे देखिए, ये एग्जांपल के तौर पे, ये किसी और का चीज़ का एग्जांपल है लेकिन फिर भी दिखाता हूँ। मान लीजिए कि इधर हमारा सेल हो गया और इधर हमारा प्रोडक्शन हो गया। तो इसमें क्या मान लेते हैं कि हमें सप्लाई देना था ज़्यादा, लेकिन हमने प्रोडक्शन कम करी, जिसके वजह से हमने कम किया। और कभी हमने यहाँ इससे क्या मतलब हो रहा है कि हमें प्रोडक्शन जितना देना था उसके हमने आसपास, मतलब उससे थोड़ा ज़्यादा हमने बनाया, ये बेटर है। फिर हमें प्रोडक्शन ज़्यादा देना था लेकिन हमने सप्लाई ज़्यादा देना था लेकिन हमने प्रोडक्शन कम किया, फिर हमने कम किया। और जितने सेंटर लाइन के आसपास होते हैं, मतलब उसी से दूरी हम एडजस्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें जितना प्रोडक्शन चाहिए उससे हमने, सप्लाई चाहिए उससे हमने ज़्यादा ही प्रोडक्शन किया है। तो ये सबको रिलेशन को दिखाता है कि हम कब कब कैसा फिनोमेना हम अपने यूज कर रहे हैं, इसकी रिलेशनशिप को दिखाता है। जैसे अभी एक और एग्जांपल आप लोगों को दिखाते हैं। जैसे 2 नंबर पे देख रहा है, वेल्डिंग डाया इन स्ट्रेंथ KGF। जैसे मान लेते हैं कि हमारा जो डाया है 5 mm का है, ठीक है, या फिर 20 mm का है, तो उसके रिस्पेक्ट में जब हम वेल्डिंग कर रहे हैं तो उसका हमें कितनी स्ट्रेंथ चाहिए होगी KGF में। तो कभी हम कर रहे हैं तो स्ट्रेंथ कम आ रही है, कभी ज़्यादा आ रही है। तो इन चीज़ को, सारे डाटा को हम रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसके बाद हम डायग्राम बना के उसको हम समझते हैं कि हमें कब ज़्यादा आ रही है, कब कम आ रही है, ठीक है। और इस तरह का रिलेशन उसके होता है। अगर हम मान लेते हैं कि वाइडली सीक्वेंस में हमारा जो लीनियर बढ़ता जाता है, वैसे इसे हम लोग लीनियर या फिर पॉजिटिव कोरिलेशन, मतलब हमारा जो रिलेशन है एक्सट्रीमली बढ़ता जा रहा है, तो ये हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो पॉजिटिव कोरिलेशन में भी प्रेजेंट, ये पॉजिटिव जा तो रहा है लेकिन इसके सेंटर लाइन से काफ़ी दूर 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 हमारा जो ऑब्जर्वेशन है दूर दूर आ रहा है। और इसमें सेंटर लाइन से ये ना तो आसपास आ रहा है, ये बहुत दूर दूर जा रहे हैं, यानी कि कोई रिलेशन नहीं है। हमारे जो ऑब्जर्वेशन है 2 वेरिएबल्स हैं, इसके बीच कोई रिलेशन नहीं है। और इसमें क्या है, निगेटिव है। निगेटिव, हमें पहले हमने ज़्यादा बनाया, फिर उसके बाद डाउन चले जा रहे हैं, डाउन चले जा रहे हैं। जैसे सप्लाई हमने देना है ज़्यादा, पहले हमने प्रोडक्शन, सप्लाई ज़्यादा देना है, हमने प्रोडक्शन पहले ज़्यादा की, लेकिन बाद में फिर कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो इसे हम निगेटिव कोरिलेशन, लेकिन निगेटिव तो हो रहे हैं लेकिन काफ़ी दूर दूर हो रहे हैं, यानी कि डायरेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहे हैं। तो इसे हम निगेटिव कोरिलेशन में भी प्रेजेंट कह सकते हैं कि इसमें निगेटिव कोरिलेशन प्रेजेंट है। और ये डायरेक्टली निगेटिव, ये हो तो रहे हैं लेकिन वो डायरेक्ट डाउनवर्ड ही हो रहे हैं। तो इस तरह के ग्राफ्स, अगर हमारा ग्राफ इस तरह रिप्रेजेंट होता है किसी तरह, तो हम यहाँ से समझेंगे यही हमारे 5 फेजेज में हमारा आउटपुट आता है स्कैटर डायग्राम का। अब हमारा हिस्टोग्राम, ये हिस्टोग्राम क्या है, ये वेरिएशन, डाटा का वेरिएशन दिखाता है बार ग्राफ के हेल्प से। इसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं। और ये क्या करता है, कैटेगराइज कर देता है। बहुत ज़्यादा हमारे पास डाटा है मान लेते हैं, तो उस डाटा को ऐसे रिटर्न टाइप में आपको अगर दिखाया जाए, एक साथ 500 ऑब्जर्वेशन लिख के आपको दिखाया जाए, तो उसमें से आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए इस हिस्टो डायग्राम को पहले हम उसको क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी में डिवाइड कर लेते हैं, फिर वहाँ से आसानी से हम देख लेते हैं कि हमें कितना वेरिएशन कहाँ है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, ये हमारा बार है और ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बुक प्राइस है, मतलब बुक प्राइस का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है। ये मान लेते हैं हमारा ये क्वांटिटी है और ये हमारा बुक प्राइस है, ये हमारा बुक प्राइस है।
जैसे आप देख रहे हैं कि इतने से इतने के बीच में जो हमारे बुक का प्राइस है वो हमारे पास कितना अवेलेबल है, इतने से इतने जो बुक का प्राइस है उनका हमारा कितना बुक अवेलेबल है। ऐसे ही अगर इसको सीक्वेंस में नहीं दिखाते बार की वजह से, तो हम इजीली समझ लेंगे कि हमारे पास जो ये वाली रो है इसकी जो रेट है ये $46 से $55 तक के बीच में इसकी बुक हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है। तो वैसे ही हम इसको कैटेगराइज कर लेते हैं कि कौन से डाटा में कितने कितने हमारे पास अवेलेबल है। ये बहुत ही सिंपल होता है, आसानी से हम इसे आउट कर लेते हैं। इन सब चीज़ को हम देखेंगे एक्सेल में और एक एक एग्जाम्पल के साथ में बहुत जल्द अपलोड करेंगे। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।